मुल्क के लिए उसकी सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर को बरकरार रखना बेहद जरूरी होता है। भारत में भी मुल्क की सालमियत को कायम रखने के लिए कई कानून बनाए गए। इनमें पीडीए, एफस्पा, एनएसए, टाडा, पोटा वगैरह का नाम आपने सुना ही होगा। आज की पेशकश में हम बात करेंगे उस कानून की जिसका नाम सबसे ज्यादा जिक्र में आता है और पिछले कुछ वर्षों में इसके मामलों में इजाफा भी हुआ है, और वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए। इस कानून को उस वक्त लाया गया था जब एक जानिब भारत चीन के साथ हालात जंग में था और दूसरी जानिब मुल्क की ही एक रियासत में अलग देश बनाने की आवाज उठने लगी थी। सन 2019 में मौजूदा चैलेंजेस को देखते हुए इस कानून को और भी ज्यादा सख्त और मजबूत बना दिया गया। यूएपीए के तहत बुनियादी हुकूक पर जवाज के बिना पर कदगन या रोक लगाई जा सकती है। इस कानून का मकसद दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकना है। इसके तहत उन अफराद को गिरफ्तार किया जाता है जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होते हैं या जिन पर ऐसी सरगर्मियों को बढ़ावा देने का इल्जाम होता है। इस कानून में दफा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज होता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए इस कानून के तहत कार्रवाई करती है। सन 2019 में किए गए अमेंडमेंट में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। आज की पेशकश में यूएपीए पर माहिरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी। नाज़रीन आदाब, अपना मुल्क अपना आईन, शक्ति संविधान की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में तमाम रहने वालों को यकसा हुकूक हासिल हैं। यहाँ इंसाफ के सामने सबको बराबर माना गया है, लेकिन अक्सर मालूमात कमी की वजह से लोगों को इंसाफ हासिल करने में कुछ मुश्किल हो जाती है या देर लग जाती है। हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क के तमाम अफराद तक इंसाफ की फराहमी को यकीनी और आसान बनाया जाए। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए भी यही कोशिश होती है कि हम मुल्क के आइन और अहम कवानीन को आप तक बआसानी पहुंचा सकें। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे उस कानून की जिसका नाम आपने बहुत सुना है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए। आखिर क्या है यह कानून, मुल्क में इसकी जरूरत कब और क्यों पड़ी, इन तमाम मौज़ूआत पर आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस वेद भूषण साहब और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं जाने माने वकील हिमाल अख्तर साहब। आप दोनों के अलावा स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। वेद भूषण साहब, आपका तजुर्बा रहा दिल्ली पुलिस में, और जब हम बात करते हैं किसी भी कानून की तो मुल्क में उसकी ज़रूरत कब और क्यों पेश आती है, एक सवाल अहम हो जाता है। क्या हमारे मुल्क में और कवानीन जो थे वो कम थे जो हमें यूएपीए की ज़रूरत पड़ी? आखिर क्या है ये कानून? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हिंदुस्तान को बड़ी बड़ी वार झेलनी पड़ी। चाइना वार हुई 62 के अंदर। अब आप सोचिए, चाइना जैसा ताकतवर मुल्क जो आज भी बहुत ताकतवर है दुनिया के अंदर, वो हमारे को घेर रहा है, अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ मद्रास, जिसको अब तमिलनाडु का नाम दिया गया, वहाँ के सीएम और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो अलग कंट्री की डिमांड कर रहे हैं। एक तरफ आग जल रही है, हिंदुस्तान जल रहा है, दूसरी तरफ अपनी अलग कहानी लेकर बैठे हैं। तो हुक्मरानों ने, पॉलिटिकल पार्टी ने डिसाइड किया कि ऐसे हालात यदि हिंदुस्तान के अंदर आगे भी पैदा होंगे तो कैसे उसका निपटारा करा जाए। उसी क्रम के अंदर 1967 के अंदर यूएपीए कानून लाया गया और इसमें 9 अमेंडमेंट्स अब तक हो चुके हैं, क्योंकि वक्त के हिसाब से कानून बदला गया। जैसा अभी आपने कहा कि उस बहुत सारे कानून आए, पोटा आया, मीसा आया, आर्म्ड फोर्सेस कानून आए, तो क्या जरूरत थी कि इतने सारे अमेंडमेंट किए? क्योंकि वक्त के हिसाब से जरूरतें बदलती रहीं, हालात बदलते रहे। देश की जरूरत थी कि ऐसा स्ट्रॉन्ग कानून लाया जाए जिसको अदालतें भी माने, सिस्टम भी माने, और जो हमारी देश की संप्रभुता, इंटीग्रिटी से संबंधित इश्यूज हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस किया जा सके। जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसीज हैं या पुलिस की एजेंसीज हैं, उनको ऐसे कानून दिए जाएं, ऐसी ताकत दी जाए जो देश को विघटन की तरफ जाने से रोकें। इसी क्रम के अंदर इसमें 9 अमेंडमेंट हुए और 2019 के अंदर जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ है
उसको हालांकि बहुत से लोग ड्रैकोनियन मानते हैं, बड़ा खतरनाक मानते हैं, परंतु हालात जिस हिसाब से देश चल रहा था उस टाइम पर या आज जिस हालात में हम गुजर रहे हैं उसमें जरूरत है, क्योंकि ये कानून केवल हिंदुस्तान में ही ताकत नहीं देता, ये विदेशों में जो हमारे विघटनकारी लोग बैठे हैं, अभी कल परसों ही कनाडा से समाचार आ रहा था कि वहां पर एक खालिस्तान का बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा, एक जुलूस निकाला गया, तो वहां पर भी हमारा ये कानून लागू होता है। यदि उन देशों के साथ हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है तो हम उन मुलजिमों को अपने देश में लाकर उनका ट्रायल कर सकते हैं। तो ये कानून अपने आप में परफेक्ट है। हालांकि इसको टाइम एंड अगेन इसके बारे में अदालतों का अलग अलग व्यू रहा है, हाई कोर्ट का अलग व्यू है, किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का अलग व्यू है, परंतु फिर भी ये कानून अब तक बिल्कुल पर्याप्त लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिकार जो पहले नहीं थे, जैसे मसलन प्रॉपर्टी अटैच करने का अधिकार है। एक आदमी वेस्ट बंगाल में है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, झारखंड के अंदर है, पंजाब के अंदर है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं पहले अटैच करने के लिए वहां के डीजी से, वेस्ट बंगाल के डीजी या पंजाब के डीजी से परमिशन लेनी पड़ती थी, परंतु अब केवल एनआईए को पावर है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज, उसके तमाम जो सोर्सेज हैं उसको कट ऑफ कर सकती है एनआईए, उसको अरेस्ट कर सकती है। और चूंकि इसमें पावर्स बहुत ज्यादा हैं, एक नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर पावर 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज है, इसके अंदर 180 दिन तक आदमी को जेल में रखा जाता है, 6 महीने आप उसको बगैर चार्जशीट के आप जेल में रख सकते हैं। क्योंकि इसमें जो मेन मुद्दा है एफआईआर है, एफआईआर ही अपने आप में एक पर्याप्त सबूत माना जाता है कि ये एफआईआर परफेक्ट है, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए पहले एसीपी रैंक के अधिकारी इसको इन्वेस्टिगेट करते थे, परंतु वक्त के हिसाब से चूंकि मुकदमे बहुत बढ़ गए, पहले 800 के करीब मुकदमे थे, आज वो 1100-1200 पहुंच रहे हैं, तो उसके स्टैंडर्ड को डाउन करके इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। परंतु इसमें एक भी डिसीजन इंस्पेक्टर का नहीं होता, डीजी जो हाईएस्ट पोस्ट पर है, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, यानी जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स हैं, उनसे परमिशन के बाद कोई भी एक भी स्टेप यदि आईओ को लेना है तो बिना परमिशन के, बिना अप्रूवल के वो ले नहीं सकता। तो क्योंकि इसमें किसी की जिंदगी के साथ आप एक खिलवाड़ कर रहे हो, दाव लगा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि कोई निर्णय किसी की जिंदगी को नुकसान पहुंचा सके। ये तो बात हुई पावर्स की। अब पावर्स के साथ साथ हम ये भी आते हैं कि आखिर अदालत का एंगल क्या होता है इसके अंदर। हिमाल साहब, अगर हम एक वकील के नजरिए से आपसे पूछना चाहें कि आपका जो तजुर्बा है, कितनी पावर्स हैं इस कानून के तहत, और अगर हम लीगल रेमेडीज की बात करें, जिन लोगों के ऊपर ये मुकदमा लग जाता है, तो उनके लिए लीगल रेमेडीज क्या दी गई? देखिए, जहाँ तक मुल्क की हिफाजत की बात है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। वक्तन फ़वक्तन कानून आते रहे हैं, टाडा का कानून आया, मीसा आया, DIR आया, इसी तरह से ये UAPA भी आया है। तो लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है उस कानून को लागू करना, और जुडिशरी की जिम्मेदारी होती है कि उस कानून का मिसयूज़ ना हो। 3 पिलर इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम लॉयर ग्रुप, वी आर द पार्ट ऑफ द जुडिशल सिस्टम, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि उस कानून का मिसयूज़ ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें पावर पुलिस को बहुत ज़्यादा दे दी गई है। हमें एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सिविलाइज कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जहाँ ये बात ज़रूरी है कि मुल्क की सरहदों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, उससे ज़्यादा कहीं ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक आम आदमी की लिबर्टी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी पावर पुलिस को दे दी गई है। जैसे आपने जुडिशल एंगल से पूछा, जैसे 438 की बेल की पावर है, एंटीसिपेटरी बेल की, कि अगर किसी को अप्रीहेंशन है अरेस्ट का, तो दे कैन अप्रोच टू द कोर्ट और एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। इसमें उस पावर को ख़त्म कर दिया गया है। जैसा कि अभी ACP साहब ने बताया कि 6 महीने तो आपकी बेल सुनी नहीं जाएगी जी। तो कानून की जहाँ तक बात है, तो कानून की बात तो बिल्कुल ठीक है, कानून बनाना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी हम सब लोगों की ये होती है, जुडिशरी की और आम शहरी की, कि उस कानून का मिसयूज़ ना हो। तो 6 महीने तक FIR ही पर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर उसे कस्टडी में रखा जा सकता है, ये उनकी पावर है। हाँ, ये अलग बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्टें हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनकी पावर को कोई कटेल नहीं कर सकता। अगर क्वेश्चन ऑफ लिबर्टी आता है तो वो सुनवाई कर सकते हैं, और वो भी बेल तब दे सकते हैं जबकि इस नतीजे में पहुंच जाएं कि 100% वो FIR झूठी साबित हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि चेक एंड बैलेंस की जो जिम्मेदारी है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें या तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव जो हो वो फूल प्रूफ हो,
कि 100% ऑनेस्ट है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमें कानून बनना चाहिए, लेकिन उसका मिसयूज़ ना हो, इस बात की जिम्मेदारी जुडिशरी की और एक आम शहरी की भी होती है। तो उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर के हिसाब से जो एसीपी साहब का वर्जन है बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो हमारी एक शहरी की भी जिम्मेदारी होती है कि उस चीज़ को चेक करें, और जुडिशरी की भी जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार ने, लेजिस्लेचर ने कानून बना के दिया है उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उस पावर का मिसयूज़ ना हो। वेद भूषण साहब, इस मामले में एफआईआर क्या कोई भी देश का नागरिक किसी के खिलाफ करवा सकता है, या एनआईए को खुद आगे आकर के इस मामले में तहकीकात करनी होती है और एफआईआर दर्ज करानी होती है? देखिए, पहले मैं अख्तर साहब की बात से बिल्कुल रजामंद हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पावर असीम है और उनका एक विवेकपूर्ण तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब आपका सवाल है कि जो एफआईआर है, एफआईआर एनआईए का प्रोरोगेटिव है, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, उनको तमाम तरह के अख्तियारात कानून ने दिए हैं कि वो किन मामलों के ऊपर संज्ञान ले, क्योंकि ये इंडिविजुअल मामला नहीं है, क्योंकि बड़े हाई लेवल पर, होम मिनिस्ट्री के लेवल पर या उससे बड़े लेवल पर यह तय होता है कि वह फला आदमी देश के लिए एक खतरा साबित हो सकता है, इसकी इंटीग्रिटी के लिए एक नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बच्चों से बात कर रहा था, एक शर्जील इमाम का केस आया था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट में भी आया, सुप्रीम कोर्ट में भी आया, सुप्रीम कोर्ट में और भी बहुत सारे मसले। अदालतों का क्या कहना था? अदालतों का कहना यह था कि हाई कोर्ट में, जैसे नताशा एक लड़की थी, जेएनयू की लड़की थी, उनके 2 साथियों को एनआईए ने अरेस्ट कर लिया, वो मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं है और उनको बेल दे दी। परंतु जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उनका बिल्कुल रुख अलग था, कि उनका विचार ये था कि बेल गलत दी गई है, रिवर्स कर दिया। हाँ, रिवर्स कर दिया। तो ये बड़ी कोर्ट है, उनका अधिकार है, उनका अपना विवेक है, उनकी अपनी सोच है, परंतु जहां तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि किसी भी मामले को हाथ में लेने से पहले प्रॉपर उसकी छानबीन की जाए, उसकी जांच की जाए। परंतु जिस तरह आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर सीए एनआरसी के अंदर दंगे हुए, तो कितना नुकसान उठाना पड़ा इस दिल्ली को, इस देश को, पूरा देश जलने की कगार पर था। तो ऐसे हालात में इस कानून की उपयोगिता भी बहुत है, क्योंकि इस तरह के लोगों को लंबे टाइम तक जेल में रखा ही जाना चाहिए। परंतु इसमें यह भी प्रोविजन है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, रिव्यू पिटीशन भी उसी को लगेगी। अख्तर साहब मेरी बात से इख्तियारात करेंगे कि जिसको अदालत में जाना चाहिए, रिव्यू पिटीशन में वही लोग बैठे हुए हैं, परंतु इसमें हो सकता है आने वाले टाइम में मतलब जिस एजेंसी ने आपको गिरफ्तार किया है, उसी को आप रिव्यू पिटीशन लगाओगे चाहते हैं तो आपको उसी एजेंसी में लगानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अभी मेरा इस पर्सनल मामला ये कि उनको ना करके दूसरा कोई एजेंसी हो, चाहे वो अदालत का कोई पार्ट हो, कोई हिस्सा हो, या कोई दूसरा कमीशन हो जिसमें वो तमाम मुद्दे जाएं, ये अदालत का, कोर्ट का अपना एक। इसी पर रिएक्शन चाहूंगा हिमाल साहब से। जी, क्या वाकई हिमाल साहब आप भी मानते हैं कि एनआईए के पास ही दरखास्त जाती है और एनआईए ही गिरफ्तार करती है? ये मेरे हिसाब से आज की डेट में तो कानून है, लेकिन ये गलत है। आप क्योंकि हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उस वक्त में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात को रखा गया था कि तमाम पावर एक जगह इकट्ठी ना हो, और उसका तरीका ये था कि एक को लेजिस्लेचर को कानून बनाने की पावर थी, एग्जीक्यूटिव को इम्प्लीमेंट करने की पावर थी, और जुडिशरी को उसको चेक करने की पावर थी। अब एक ही आदमी को आपने पुलिस को पावर दे दी उसे बनाने की, रिव्यू बनाने की भी आपने पावर उसी को दे दी। तो हमारे साथ जिन शहरियों के लिए हम समाज की सॉवरेंटी को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर उनकी लिबर्टी से हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया तो मैं नहीं समझता कि कानून उस मामले में कामयाब हुआ। तो आप क्या चाहते हैं? एक लेयर सिस्टम होना चाहिए इसके अंदर भी? सिस्टम, एक चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मैं मतलब इस तरह के, जहां मैंने पहला जुमला, मेरी शुरुआत यहां से थी कि मुल्क की हिफाजत के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, उसकी सरहद से किसी को खेलने नहीं दिया जाएगा, ये तो तय है। लेकिन एट द सेम टाइम एक शहरी की लिबर्टी का हम पूरा ध्यान रखें, ये भी एक सिविलाइज स्टेट की जिम्मेदारी है। तो हमें कानून में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कानून बना है क्या इसका मिसयूज़ हो रहा है, या इसका अगर मिसयूज़ हो रहा है तो इसको कैसे रोका जा सकता है। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। कहते हैं ना, मैं ही थानेदार, मैं ही मुवक्किल और मैं ही अदालत, फिर कैसे तो होगा? कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत
फर्क होना चाहिए। मैं बिल्कुल साहब की बात से रजामंद हूँ कि कहीं ना कहीं इसको कहीं और, इसका स्थान कहीं और होना चाहिए। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स है कहीं ना कहीं, जो हमारे जो कानून के बनाने वाले जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो इस बात को समझेंगे कि रिव्यू कमेटी कम से कम उसी पुलिस के पास ना जाए। तभी मैंने बोला थानेदार भी मैं, मुवक्किल भी मैं, अदालत भी मैं, थोड़ा सा इसमें चेंज लाने की जरूरत है। हो सकता है आने वाले, चूंकि 9 अमेंडमेंट हुए तो अदालतें भी समझाएंगी, अदालतें भी कहेंगी कि आप क्या मजाक है कि आप ही थानेदार बन बैठे हैं, आप ही उसका सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन अगर पुलिस और एजेंसी के रोल की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितनी कामयाबी मिली है पुलिस और एजेंसीज को इस कानून के आने के बाद? असाधारण कामयाबी मिली है, असाधारण कामयाबी मिली है। क्योंकि जो अरेस्ट हुई हैं, जो अदालत में एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया, उसमें एक जस्टिस खन्ना थे, वो केवल 5 जज की एक जस्टिस की बेंच थी, उनमें केवल एक खन्ना साहब की राय दूसरी थी, बाकी चार लोगों ने उस पर मोहर लगाई कि ये जो एक्ट है बिल्कुल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और तमाम तरह की जो हमारी आज़ादियां दी गई हैं उसके अनुरूप है, उसके विरोध में हमारे राइट्स का इसमें कहीं वायलेशन नहीं हो रहा है। नहीं, नॉर्मल कोर्ट्स में कहीं वायलेशन नहीं, क्योंकि हर एक जो केस है, क्योंकि इतना सेंसिटिव और डेलिकेट मैटर है कि तमाम जो अदालतें हैं, तमाम जो आप जैसे मीडिया हैं, तमाम निगाह रखते हैं कि किस केस में क्या चल रहा है। साहब को पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब इस तरह के केस लगते हैं, तमाम हिंदुस्तान की निगाहें होती हैं कि उस केस में आगे क्या हुआ, जुडिशरी का उसमें क्या एंगल था, एनआईए का क्या जवाब था। तो ये जो चीज़ें, यही बैलेंस करने वाली चीज़ें हैं। फिर भी उम्मीद रखी जानी चाहिए कि इसको और ज़्यादा बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि देश की इंटीग्रिटी के साथ, देश की सोवरेनिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया सकता, परंतु एक आदमी की पर्सनल लिबर्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की सरकारों की और एनआईए की जिम्मेदारी, अदालतों की जिम्मेदारी। हिमाल साहब, बुनियाद क्या है इसमें किसी को भी अरेस्ट करने की जो बुनियाद है वो क्या है और कौन तय करेगा कि ये फला शख्स ने? अल्टीमेट ये पावर पुलिस को दे दी गई है और पुलिस ही तय करती है कि ये कौन टेररिस्ट है, कौन देश की सरहदों को ख़तरा पहुंचा सकता है, कौन प्रॉपर्टी को ख़तरा पहुंचा सकता है, कौन डिग्निटी को, यूनिटी को ख़तरा पहुंचा सकता है। अब सब कुछ रखिए, लेकिन जो पहले हमारा बेल का राइट था, अब उसको कर्टेल ना करें। अलाउ द कोर्ट, आप कोर्ट को सुनने दें, उसे वहाँ तक पहुँचने का मौका दें, अपनी बात कहने का मौका दें। आप कन्विक्शन रेट देखिए, 2% कन्विक्शन रेट है। तो अब अगर सपोज हमारी फिलॉसफी ये रही है कि अगर 10 लोगों में से अगर 9 लोग कसूरवार हैं और एक बेगुनाह है तो उसे केस को छोड़ देना चाहिए, जो हमारे यहाँ की फिलॉसफी रही है। और सिविलाइज स्टेट की बात यही होती है। और आप इस पे देखिए, क्या हम इस पे पूरे उतरते हैं? एक हमारे यहाँ की फिलॉसफी ये रही है कि हम जब तक के कन्विक्शन ना हो जाए तब तक हम उसको इनोसेंट मानते हैं। ये एक्ट ऐसा नहीं है। तो क्या ये हमारी फिलॉसफी को टैली करता है? क्या हमारी फिलॉसफी को के स्वरूप को फॉलो करता है? तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। मेरा मानना ये है, सारे कानून बनाइए और सख्त से सख्त कानून हो। टाटा का भी था, सब कुछ था, लेकिन आप उस आदमी की लिबर्टी का भी ख्याल रखेंगे, उसके जो राइट हैं उसके राइट को छोड़ दीजिए और कोर्ट का अलाउ कीजिए कि कोर्ट उस चीज़ों को चेक कर सके, वेरीफाई कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर जहां आप चेक एंड बैलेंस की बात करते हैं, वो अदालत का जो रोल जिस तरीके से रहा, अदालत के रोल को हमें कर्टेल नहीं, हमें अदालत के रोल को कर्टेल नहीं करना चाहिए। अदालत के रोल को कर्टेल नहीं करना चाहिए। अब सवाल जवाब के दौर की तरफ बढ़ेंगे, जहां स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब होंगे। आप में से कौन क्या सवाल पूछना चाहते हैं और किससे पूछना चाहते हैं? सर, मेरा नाम पारुल है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये अनलॉफुल एक्ट है उसमें की प्रोविजंस क्या क्या हैं? आपका सवाल सही है। की प्रोविजन बेसिकली ये है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि 6 महीने उसको बिना किसी सवाल जवाब के रखा जा सकता है। मेन इंपॉर्टेंट बात कस्टडी में रखा जा सकता है। दूसरी बात, मेन अगला प्रोविज़न ये है कि जो दूसरे कानून में अगर मर्डर का केस भी है तो उसमें एक सेक्शन CRPC में 438 होता है, एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न है, उसमें अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल नहीं है। तो अगर इसमें मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी इंसान की एक्टिविटी से अगर मुल्क की सरहदों को, मुल्क की प्रॉपर्टी को, यूनिटी को, डिग्निटी को ख़तरा है तो उसको इस एक्ट में लिया जा सकता है। मेन चीज़ ये है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम है। मेरा सवाल ये है कि जो ये हमारा लॉ है, ये नेशनल सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टी के बीच में कैसे बैलेंस करता है? वेदभूषण साहब, देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि
हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखें कि किसी के पर्सनल लिबर्टी इसमें हैम्पर तो नहीं हो रही। हाँ, देश की यदि संप्रभुता इंटीग्रिटी से कहीं बिल्कुल हिट होता है तो 100% उसको हिट करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको नाम दिया कि जैसे CA/NRC था, पूरा हिंदुस्तान जलने की कगार पर आ गया था। ऐसी स्थिति में इस तरह के कानून बिल्कुल उपयुक्त हैं। जैसे मैंने आपको अभी पंजाब का नाम दिया, कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज हुए, आसाम किसी टाइम पर जल रहा था, झारखंड के अंदर बहुत सारे नेक्सलाइट्स हैं। तो ऐसे लोगों के लिए केवल ऐसे ही कानून उपयुक्त हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर आम कानून काम नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, बेल लेकर फिर दोबारा उसी स्ट्रीम लाइन के अंदर वो चल पड़ते हैं। इसलिए ऐसे कानून से भी जो उनकी उपयुक्तता है इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, बशर्ते उनकी जो पर्सनल जो किसी की लिबर्टी है वो कर्टेल ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए कानून अपनी जगह से फुल प्रूफ है। और फिर ऊपर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अदालतें हर चीज़ को कानून से एविडेंस के आधार पर देखती हैं। आदमी की पर्सनल लिबर्टी कहीं कर्टेल तो नहीं हो रही। मैंने देखा अभी आपको ग्राहम स्टेंस का नाम आया था, जिनकी उसी दौरान में डेथ भी हो गई। तो वो तमाम चीज़ें कोर्ट कंसीडर करती हैं कि किसी की डेथ ना हो जाए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आदमी का जीवन रहना। तो ये तमाम जो विषय हैं टाइम एंड अगेन अदालतें एड्रेस करती हैं और बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं। हमें अपनी अदालतों पर, अपने सिस्टम पर पूरा विश्वास है। हम जैसे आदमी, आप जैसे बच्चे इस देश को ज़रूर आगे लेके जाएंगे और जितनी भी परेशानियां इस तरह की चीज़ों में आती हैं वो कहीं ना कहीं एड्रेस की जाएंगी। अख्तर साहब जैसे समझदार एडवोकेट्स हैं, वो तमाम चीज़ों को अदालतों को बताएंगे। अदालतें बहुत बड़े जजमेंट देती देश है, देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। और जहां जहां ज़रूरत होगी हमारे तमाम कानून में इस्लाहात की, बेहतरी की, अमेंडमेंट्स की होते रहेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। नमस्कार सर, मेरा नाम सौरभ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि NIA का इसमें क्या रोल है? वेदभूषण साहब, देखिए NIA एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है। CBI का पर्पस दूसरा है, लोकल पुलिस का दूसरा है। ये एक सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टूल है, एक हथियार है जिसके सहारे ये काम करती है। जैसे मैंने अभी आपको वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल दिया कि यदि NIA को कोई केस रजिस्टर करना है दिल्ली के अंदर, वो वेस्ट बंगाल में रेड कर सकती है, सर्च कर सकती है। वहाँ के CM से, वहाँ की अदालत से कोई सर्च वारंट, कोई किसी तरह की परमिशन की वहाँ के DG से कोई ज़रूरत नहीं है। उनको डायरेक्ट अटैक करने का एक तरह से अधिकार है, तमाम प्रॉपर्टीज सीज करने का अधिकार है, उस आदमी को अरेस्ट करके NIA की कोर्ट में पेश करने का अधिकार है। ये जो स्पेशलाइज्ड एक एजेंसी NIA है और ये बड़ी कामयाबी की तरफ जा रही है, क्योंकि जिस तरह से वरी होना एक अलग इशू है, परंतु जहाँ तक प्रिवेंशन का सवाल है, प्रिवेंशन बखूबी रहा है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में NIA और बेहतरीन तरीके से काम करेगी। और जो कमी है उसमें नज़र आती हैं, शॉर्ट कमिंग्स जब भी सिस्टम को नज़र आती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ के अफसरान, वहाँ के सिस्टम, वहाँ के अधिकारी जरूर उन पर ध्यान देते होंगे। व्हाट वेंट रॉन्ग, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, उनको इम्प्रूव, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज एवरीवेयर। देखा जाए तो इस मामले में अगर UAPA की हम बात करें तो NIA ही है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ही सबसे बड़ा इसके अंदर रोल है। हिमाल अख्तर साहब से एक रिएक्शन चाहूँगा NIA की, जो इन्होंने बच्चे ने सवाल पूछा कि NIA के रोल की जब हम बात करते हैं। देखिए, क्योंकि ये एक जो बताया कि स्पेशल प्रॉब्लम थी जो कंट्री के अगेंस्ट में थी, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के बारे में, तो इन्होंने क्या किया है, एक एजेंसी को स्पेशल बना दिया है। जैसे अब आजकल मेडिकल फील्ड में आप देखते हैं कि ये डेंटिस्ट है, समझिए कार्डियोलॉजिस्ट है, तो बेसिकली ये एक स्पेशल एजेंसी है, उसको स्पेशल पावर दी गई हैं ताकि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन करने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे ACP साहब ने अभी आपको एग्जांपल दी कि वहाँ जाएंगे, पूरे नेशनल उनको पावर दी गई हैं। तो एक स्पेशल एजेंसी है, ये एक अच्छा कदम है कि अगर किसी स्पेशल काम के लिए स्पेशल एजेंसी, स्पेशल टास्क के लिए स्पेशल एजेंसी है, ये अच्छा कदम है। और ताकि इससे उन्हें एक्सपीरियंस भी होते हैं और उन्हें उनके पास पावर भी होती है, तो अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेट शर्त वही है कि उस पावर का मिसयूज ना हो। आई एम वरीड अबाउट दैट कि पावर का मिसयूज ना हो। जी जी, अगले एक छोटा सवाल मैं जरूर लूंगा वेदभूषण साहब से कि जब आपने कहा कि ये कानून सिर्फ मुल्क ही नहीं, मुल्क से बाहर भी काम करता है और करेगा, तो क्या वाकई हम मुल्क से बाहर दूसरे ममालिक में जहां कहीं भी हमारे मुल्क के खिलाफ आवाज़ उठी है, इस कानून के तहत हम वहां कुछ कर सके हैं, कुछ कामयाबी हमें मिली है? देखिए, अभी ताज़ा मामला आया था लंदन से, जहां पर हमारे तिरंगे की बेइज्जती की गई। वहां एक पर्टिकुलर झंडा वहां पर लहराने की कोशिश की गई, उसमें 22 क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया। वहाँ की सरकार ने, हमारी जो एम्बेसी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया
और एनआईए उस तमाम चीज़ को मॉनिटर कर रही है। जैसे ही वो इंडिया में आएंगे, अपनी धरती पर, अपनी ज़मीन पर जहाँ वो पैदा हुए आएंगे, वो अरेस्ट हो जाएंगे। इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको खालिस्तान का एग्जाम्पल दिया, जो कल परसों बड़ा डिबेट एक सोशल मीडिया में तमाम में छिड़ हुई है, जिस तरह से एक मिसेज इंदिरा गांधी थी, उनको शूट आउट करते स्टेन गन से वहाँ दिखाया जा रहा है, तो हमारे को बड़ा शर्म आती है, दुख होता है कि हमारे बाहर के कंट्रीज में किस तरह से हमारे देश को उसकी इंटीग्रिटी को खराब करने की तस्वीर पेश। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जहां पर हमारे टेम्पल्स के ऊपर जो अटैक हुए, तो जो हमारी जहां नेशनलिटी का मामला आता है, हमारे जो देश के लोग हैं, वहां से जुड़े हुए लोग हैं, यदि वो वहां जाकर देश की इमेज को धूमिल करने की कार्रवाई करेंगे, तो मेरा मानना है उनके खिलाफ इंडिया में जरूर उनके खिलाफ स्टर्न एक्शन होना चाहिए, जिससे कि मैसेज जाए कि यदि इंडिया के खिलाफ, यदि विदेश में भी आपने बोला या हमारे देश के खिलाफ कोई आपने कोई प्लानिंग की, कोई कॉन्स्पिरेसी की, तो आपको उसका हिसाब किताब इंडिया में देना पड़ेगा और आप कहीं ना कहीं आप बाध्य होंगे, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कानून तैयार है और उसके तहत आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए आप जरूर तैयार रहें, अगरचे कुछ देश के खिलाफ कोई भी ऐसा कुछ करने की सोचता है। और रही बात तिरंगा या हमारे देश के अपमान करने की, तो कहीं भी कोई कुछ भी करने की कोशिश करे, तिरंगे का, हमारे देश की एकता का, हमारे देश के लोकतंत्र का कहीं कोई अपमान नहीं कर सकता। ये एक नाकाम कोशिश करने की जिन्होंने भी कोशिश की है, हमेशा उन्होंने मुंह की खाई है और देश ऐसी तमाम हरकतों के मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार रहा है और रहेगा। आज की इस पेशकश में हमने कोशिश की कि यूएपीए से मुताल्लिक जितनी अहम मालूमात हो सकती है वो आप तक पहुँचाएँ। आपने भी आज की इस गुफ्तगू से ज़रूर फ़ायदा हासिल किया होगा। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इसकी आज की इस पेशकश में हिस्सा लिया और हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और अलग मौजू के साथ। आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।